हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत में भी हम लोग जो चैप्टर है नवीन स्वायत्त राज्य, जिसके अंतर्गत बंगाल पढ़ रहे थे। हम लोगों ने बंगाल में यह पढ़ा कि कैसे जो है बंगाल मुगल साम्राज्य से स्वतंत्र होकर मुर्शीद कुली खान ने एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना किया बंगाल में। ठीक, मुर्शीद कुली खान के बारे में पढ़ा। मुर्शीद कुली खान जो था बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था और इसके संबंध में हमने चर्चा किया था लास्ट वीडियो में। बस एक दो पॉइंट मैं और चाहता हूं कि आपको क्लियर कर दूं मुर्शीद कुली खान के बारे में। मुर्शीद कुली खान ने ज़रूरतमंद लोगों को तकावी ऋण बांटा। मुर्शीद कुली खान ने ज़रूरतमंद लोगों को तकावी ऋण बांटा। एक इम्पॉर्टेंट बात है मुर्शीद कुली खान के बारे में। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात यह मैं कहना चाह रहा हूं कि मुर्शीद कुली खान के समय में तीन विद्रोह हुए थे। पहला विद्रोह जो है सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद। ये पहला विद्रोह हुआ था सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का। दूसरा विद्रोह हुआ था सुजात खां का विद्रोह और तीसरा विद्रोह हुआ था नजात खां का विद्रोह। ये तीन विद्रोह हुआ था। मुर्शीद कुली खान ने जरूरतमंद लोगों को तकावी ऋण बांटा और मुर्शीद कुली खान के समय तीन विद्रोह हुआ था। सीताराम राय का विद्रोह, उदय नारायण का विद्रोह और सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम मोहम्मद का विद्रोह। सेकेंड विद्रोह हुआ था सुजात खां के नेतृत्व में। तीसरा विद्रोह हुआ था नजात खां के नेतृत्व में और इस तीनों विद्रोहों को मुर्शीद कुली खान ने सफलतापूर्वक दबा दिया। मेरे ख्याल से यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने जो है द्वैध शासन लगाया। बंगाल में लॉर्ड क्लाइव ने द्वैध शासन लगाया और मैंने दो संधि का कल चर्चा किया था। 12 अगस्त 1765 की संधि जो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इस संधि के अनुसार 26 लाख रुपया में दीवानी का अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गया। यह अधिकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा में, और यह अधिकार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने दिया। इसके पहले मैंने आपको यह भी बताया था कि फरवरी 1765 में ही निजामत का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 53 लाख रुपया में खरीद लिया था बंगाल के नवाब से। और फिर 16 अगस्त 1765 को जो है दूसरी संधि हुई अवध के नवाब के साथ और अवध के नवाब को 50 लाख रुपया युद्ध हरजाना का क्षेत्र देना पड़ा। अवध से इलाहाबाद और करा का क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया, जहां शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के पेंशन पर जी रहे थे और लगभग 6 वर्ष तक इलाहाबाद के किले में ये अंग्रेजों के पेंशन पर जीकर और कैद में बंद थे। दूसरा चीज़ ये कि चुनार का दुर्ग भी जो है अंग्रेजों को दे दिया गया। तीसरा चीज पॉइंट यह है कि बलवंत सिंह जो बनारस के राजा थे, उन्होंने इस युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया था। फिर भी जब इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई तो यह तय किया गया कि बनारस के राजा बलवंत सिंह अवध के नवाब को लगाम देंगे। ये कुछ संधियां हुई थी और साथ में अवध के राजा को, नवाब को यह कहा गया कि आप अपनी सुरक्षा के खर्च के लिए एक सेना रखेंगे और सेना का जो है सेना जो यूरोपीय होगी और उसका खर्च आपको वहन करना पड़ेगा। इस प्रकार से अवध को भी एक आश्रित राज्य बना लिया गया और अवध को आश्रित राज्य बनाने के पीछे कारण था कि मराठा, क्योंकि मराठा की सीमा अवध की सीमा से टकराती थी और अगर डायरेक्ट जो है सीधा नियंत्रण अवध पर कर लिया जाता तो ब्रिटिश सीमा और मराठा सीमा एक दूसरे के समीप आ जाती और ये प्रत्यक्ष संघर्ष शुरू हो सकता था। इसलिए बफर राज के रूप में अंग्रेजों ने अवध का इस्तेमाल किया। एक तरह से ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में अगर किसी भी स्थानीय शक्ति ने सबसे ज़्यादा अंग्रेजों का विद्रोह किया तो वो मराठा ही थे। बंगाल के नवाब से भी ज़्यादा, चाहे अवध के नवाब से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा विद्रोह अगर भारतीय शक्तियों में से किसी ने किया अंग्रेजों का तो मराठा ही थे और मराठा ही लगभग जो है एक सक्षम उत्तराधिकारी भी हो सकते थे। पानीपत के तृतीय युद्ध संदर्भ में मैंने पढ़ाया था
कि भारत कौन जीता कौन हारा पानीपत के युद्ध से यह निष्कर्ष नहीं हुआ, लेकिन यह निष्कर्ष यह हो गया प्रमाणित कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा, क्योंकि मराठा भी कहीं ना कहीं उसी दुर्गुण के शिकार थे जो दुर्गुण अन्य भारतीय राजनीतिक शक्तियों में थी और जिसके प्रतिनिधि मुगल थे। खैर यह हो गया। और बंगाल में जो है द्वैत शासन शुरू हो गया। बंगाल में द्वैत शासन शुरू हो गया। देखिए, बंगाल में द्वैत शासन के चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। ये द्वैत शासन है क्या? देखिए, मुगल प्रांत में मुगल साम्राज्य में प्रांत होते थे। प्रांत को क्या कहा जाता था? सूबा कहा जाता था। और सूबा में दो तरह के अधिकारी होते थे या दो तरह के पावर के सेंटर होते थे। एक सेंटर होता था दीवान का और एक सेंटर होता था निजाम का। याद रखिएगा, निजाम का अर्थ हुआ पुलिस प्रशासन, न्याय, ये सब जो है निजाम से जुड़ा हुआ चीज़ है। पुलिस प्रशासन और दीवान न्याय से जुड़ा हुआ निजाम। और दीवान भी हुआ भू राजस्व प्रशासन और सामान्य प्रशासन। तो मुगल साम्राज्य में ये दो पद होते थे। प्रांत में दीवान जो भू राजस्व और सामान्य प्रशासन देखते थे, निजाम जो निजामत का जो काम पुलिस प्रशासन और न्याय प्रशासन का काम था। ये दोनों अलग अलग पोस्ट होता था। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने 1700 AD में जो है मुर्शीद कुली खान को बंगाल का नवाब बना दिया था, दीवान बना दिया था। और फर्रुखसियर ने 1717 AD में जो है आपको मुर्शीद कुली खान को निजामत का अधिकार भी बंगाल और उड़ीसा का दे दिया था। कहने का अर्थ कि दीवान, भू राजस्व और पुलिस प्रशासन, न्याय प्रशासन का अधिकार अब एक नवाब के हाथ में आ गया था, एक ही व्यक्ति के हाथ में आ गया था। जब तक मुगल साम्राज्य सक्षम था तब तक ऐसी व्यवस्था नहीं थी। दीवान और निजाम पर दो अलग अलग व्यक्ति बैठते थे और दोनों व्यक्ति जो एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे प्रांत के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। और सारी कार्यवाही की सूचना अलग अलग ढंग से दीवान अपने जो मुख्य वजीर को मुगल साम्राज्य का, और निजाम जो है बख्शी को, मीर बख्शी को मुगल साम्राज्य में सूचना देता था। इससे प्रांत का जो प्रशासन होता था वो सुचारू रूप से चलता रहता था। लेकिन जैसे ही मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो बंगाल में जो क्या हुआ कि दीवान और निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब के हाथ में आ गया। यह हो गई बात। अब यहां पर यह हुआ कि चूंकि दीवान का अधिकार जो है मुगल बादशाह दिए थे बंगाल के नवाब को, इसलिए 26 लाख रुपया में बंगाल के नवाब से बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार इन्होंने ले लिया और निजामत का अधिकार बंगाल के नवाब से 53 लाख रुपये में ले लिया। कहने का अर्थ कि बंगाल पर अब संपूर्ण रूप से पावर किसका आ गया? तो वह अंग्रेजों का आ गया। लेकिन अंग्रेजों ने चालाकी किया। अंग्रेजों ने चालाकी क्या किया कि बंगाल का शासन प्रत्यक्ष नहीं लेके बंगाल के नवाब को जो है बंगाल के नवाब को के नीचे दो पद सृजन किया। उप दीवान, कल भी मैंने चर्चा किया था उप दीवान। एक हुआ बंगाल का उप दीवान, बंगाल और उड़ीसा का, और एक हो गया बिहार का। बिहार के उप दीवान बनाया सिताब राय को और बिहार और उड़ीसा का उप दीवान बना दिया मोहम्मद रजा खान को। इसका नियुक्ति कौन करता था? अंग्रेज करता था। मतलब ये उप दीवान और उप दीवान जो दो उप दीवान थे, ये दोनों की नियुक्ति अंग्रेज करता था। और एक उप निजाम की भी नियुक्ति कर दिया और इस पद पर मोहम्मद रजा खान को बैठा दिया। बस नियुक्ति का अधिकार किस पर हो गया? जो है वह नियुक्ति और विमुक्ति दोनों का अधिकार अंग्रेज के पास था। और बंगाल का नवाब नाम मात्र को कहने को दीवान था और निजाम था, क्योंकि सारी पावर का यूज कौन कर रहा था? अंग्रेज के द्वारा नियुक्त उप दीवान और उप निजाम। एक के हाथ में शक्ति था और दूसरे के हाथ में उत्तरदायित्व था। नवाब के हाथ में क्या था? उत्तरदायित्व था। और पावर किसके हाथ में था? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में उत्तरदायित्व। क्लाइव ने कहा कि बंगाल में द्वैत शासन क्यों लगाया, तो उसके संदर्भ में उसने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही। उसने कहा कि अगर बंगाल का प्रशासन डायरेक्ट ले लेते हैं, बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते हैं, तो हमें भारत के अन्य शक्तियों से भी लड़ना पड़ जाएगा। पहला बात, जो भारत में अभी जो विदेशी कंपनी है वो भी हमारे दुश्मन बन जाएंगे।
और बंगाल और इससे कंपनी को जो है साख पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लोग भी जो है इसको गलत ढंग से देखेंगे। इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे कंपनी को यह फ़ायदा हुआ कि उत्तरदायित्व तो नवाब के पास था, लेकिन पावर किसके पास था? अंग्रेज के पास था। अगर किसी भी प्रकार का मतलब उत्तरदायित्व की बात होती तो नवाब को ठहराया जाता, न कि अंग्रेज को। भू राजस्व भी मिल रहा था और इसी के पैसा से जो है कंपनी को काफ़ी फायदा भी हुआ। लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या क्या हुए? तो इसका दुष्परिणाम यह हुआ, बंगाल में आप कह सकते हैं कि 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन था। कब से कब तक था बंगाल में द्वैध शासन? 1765 से लेके 1772 तक बंगाल में द्वैध शासन था। और इस द्वैध शासन के दुष्परिणाम जो हैं काफ़ी विकराल रूप दिखाई दिए। भारत से धन का निष्कासन हुआ। पहला बात, कहा जाता है कि 1767-68 में जो भारत से धन गया विदेश की ओर, सो विदेश का अर्थ लंदन, वो 57 लाख पाउंड गया एक साल के अंदर में। ये लोग करते क्या थे कि बंगाल चूंकि एक धनी सूबा था, तो बंगाल से प्राप्त भू राजस्व से ही, चाहे राजस्व से ही भारतीय सामान खरीदते थे, फिर उसको जो है वह ब्रिटेन भेजते थे और इससे वो अतिरिक्त मुनाफा कमा रहे थे। फिर जो है व्यापार में आप देख ही रहे थे दस्ता का किस प्रकार से दुरुपयोग कर रहे थे। इन सब से जो है इन्होंने बंगाल के धन को इतना निचोड़ा कि बंगाल में 1770 में अकाल आ गया। 1770 में अकाल आ गया। यह अकाल का कारण वर्षा था, वर्षा की कमी थी। लेकिन जो बंगाल में द्वैध शासन था, उसकी नीतियों ने इसको वर्षा के कमी को अकाल में बदल दिया। काफ़ी लोग मरे और इसी का रिएक्शन में हुआ था सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह इसी के रिएक्शंस में हुआ था। बंगाल में जो रेशम उद्योग, सभी उद्योग का पतन हो गया, दस्तकारी उद्योग का पतन हो गया, किसान और किसानी की हालत काफ़ी नाजुक हो गई, लॉ एंड ऑर्डर भी खराब हो गया। कहने का अर्थ बंगाल जो है एक तरह से बहुत ही पतन की स्थिति में आ गया था। एक पर्सिवल स्पीयर हैं, उनका कहना है कि ये जो थी, ये 1765 से लेके जो 1772 तक जो सरकार थी, ये कह सकते हैं कि खुली और निर्लजता पूर्वक लूट का काल इसको बताया। खुली और निर्लजता पूर्वक लूट का काल, निर्लजता पूर्वक लूट का काल था ये। मतलब इतना अंग्रेजों ने इसको लूटा इस समय। एक भारत के के.एम. पनिक्कर थे, उन्होंने कहा कि 1765 से लेकर 1772 तक जो बंगाल का इतिहास है वो डाकुओं का राज था। और ग्रेनविले भी थे, उनका भी कहना था कि 1765 से लेके 1772 तक का जो था भ्रष्ट और झूठी सरकार थी और संसार के सब इतिहास में कहीं भी ऐसा शासन देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट है जॉर्ज कार्निवाल ने कहा कि 1765 से लेकर 1772 तक जो बंगाल में सरकार थी वो भ्रष्ट थी, झूठी थी, निकम्मी थी और बेईमान थी और संसार के सब इतिहास में ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिलता है। यही था आपका। 1772 AD में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर बनकर आता है और जब वो बंगाल का गवर्नर बनकर आता है तो वह द्वैध शासन को समाप्त कर देता है। वो क्या करता है? द्वैध शासन को समाप्त कर देता है और बंगाल को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट नियंत्रण में ले लेता है। बंगाल को क्या करता है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को डायरेक्ट नियंत्रण में ले लेता है और फिर मुगल बादशाह को, जो इलाहाबाद में 6 साल से जेल में बंद है, कैद में बंद है, ब्रिटिश पेंशन पर जी रहा है, वह इससे भी मुक्ति पाता है। और मुगल बादशाह से जो इलाहाबाद की प्रथम संधि में इलाहाबाद करा और इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह को दिया गया था, उससे वो वापस ले लिया गया और फिर वो 50 लाख रुपया में 1773 में बनारस की संधि के द्वारा वह अवध के नवाब को दे दिया जाता है। अब फिर से इलाहाबाद का और करा का क्षेत्र अवध के नवाब के पास आ जाता है। इस तरीके से बंगाल में, और अब जो है अब जो है बंगाल पर ब्रिटिश का सीधा नियंत्रण हो जाता है 1773 AD में। यहाँ तक हो गया। वारेन हेस्टिंग्स ने यह किया। अब है मुगल बादशाह क्या करेंगे, क्योंकि मुगल बादशाह अब तक जो है 6 साल तक इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद और 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद के किले में 6 साल तक रहे। अब जो है मराठा जो महादजी सिंधिया हैं,
उन्होंने उनको दिल्ली की गद्दी पर बैठाते हैं और फिर आपको पता ही होगा कि 1803 में लॉर्ड लेक दिल्ली पर कब्जा कर लेता है और फिर से जो है शाह आलम द्वितीय अंग्रेजों के पेंशन पर जीने लगते हैं। यही है। और फिर आपको आगे कहानी मुगल बादशाह में हमने पढ़ाया ही था, उत्तरवर्ती मुगल शासक जो आधुनिक भारत का पहला अध्याय था, यह मैं चर्चा कर चुका हूं। नवीन, अब कुछ जो है एक दो पॉइंट मैं और चर्चा कर देता हूं कि परीक्षाओं में कहीं पूछा जा सकता है। नवीन चंद्र राय थे एक, नवीन चंद्र राय, इनका कहना था कि प्लासी का युद्ध मैंने पढ़ाया था ना, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में शाश्वत दुख की काली रात की शुरुआत हुई। बात को समझिएगा, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि किस इतिहासकार ने कहा कि बंगाल में शाश्वत दुख की काली रात शुरू हुई प्लासी के युद्ध के बाद, तो वो कहने वाले हैं नवीन चंद्र राय। प्लासी का युद्ध के बाद, चूंकि प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को, तो एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, उनका नाम है सर यदुनाथ सरकार। सर यदुनाथ सरकार का कहना था कि 23 जून 1757 को भारत में मध्यकाल का अंत हुआ और प्लासी की लड़ाई के साथ ही भारत में आधुनिक युग का शुरुआत हुआ। यह सर यदुनाथ सरकार का बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। देखिए, बक्सर के युद्ध के बहुत सारे कारण थे, लेकिन इसका प्रमुख कारण यही था कि जो अंतर्देशीय व्यापार से 1763 एडी में, अगर पूछा जा सकता है कि बक्सर के युद्ध के बहुत सारे कारण थे, लेकिन सबसे मुख्य कारण कौन था, तो मीर कासिम ने क्या किया था कि 1763 एडी में फिर से जो है अंतर्देशीय व्यापार पर जो चुंगी कर था उसको समाप्त कर दिया। ये सबसे महत्वपूर्ण कारण था, क्योंकि चुंगी कर समाप्त करने के साथ ही अंतर्देशीय व्यापार पर यूरोपीय व्यापारी का अर्थ हुआ ब्रिटिश व्यापारी और भारतीय व्यापारी समकक्ष हो गए। अब जो है कोई भी भारतीय हो या ब्रिटिश व्यापारी हो या अन्य यूरोपीय व्यापारी हो, वो बंगाल में बिना शुल्क दिए व्यापार कर सकते हैं। इससे अंग्रेजों को काफ़ी गुस्सा चढ़ा और अंग्रेजों ने इसी कारण से मीर जाफर जो गद्दी पर बैठा हुआ था उसको गद्दी से बाहर कर दिया, मीर कासिम को गद्दी से बाहर कर दिया और फिर से जो है मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया। मीर जाफर जो है 1763 से लेके 1765 एडी तक गद्दी पर बैठा रहा मीर जाफर। और फिर जो है मैंने आपको बताया था कि मीर जाफर का पुत्र जो है नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा और बंगाल का अंतिम नवाब जिसके साथ 1772 में जिससे जो है बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य मिला लिया गया, उस समय बंगाल का जो अंतिम नवाब था उसका नाम था मुबारक-उद-दौला। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक-उद-दौला। उसी के समय में ब्रिटिश वारेन हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था, उसने बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह हो गया आपका। बक्सर के युद्ध में एक और चीज़ है कि कारण था, एक बहुत सा कारण मैंने बताया था। एक कारण यह भी था कि बिहार का जो उपसूबेदार था राजा राम नारायण, उसको जो है इसने विस्थापित करके, मीर कासिम ने विस्थापित करके मार डाला था। ये भी एक कारण था। ये सब मैंने कुछ अलग से आपको बता दिया। उसके बाद एक चीज़ और है, डिस्कस मैं कर देता हूँ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न प्रायः पूछे जाते हैं। एक थी बेगम समरू जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में प्रायः पूछा जाता है। इनका समय है 1750 एडी से 1836 एडी तक। और मेरठ में एक जगह है सरधाना, और सरधाना में इन्होंने जो है एक चर्च बनाया था। बात को समझिएगा, बेगम समरू थी जो मेरठ में एक जगह है सरधाना, वहाँ चर्च बनाया था। आपसे परीक्षाओं में यह पूछा जा सकता है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इस प्रकार से बंगाल जो है अब समाप्त हो गया। किस तरीके से बंगाल ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। बंगाल के पहले नवाब मुर्शिद कुली खान हुए, मुर्शिद कुली खान के बाद सुजाउद्दौला हुए, फिर सरफराज खान हुए, फिर अलीवर्दी खान हुए,
फिर से मीर जाफ़र बने और मीर जाफ़र जो है क्लाइव के गीदड़ थे। फिर जो है वेंसीटाट ने उनसे एक समझौता किया 1760 में मीर कासिम से, मीर जाफ़र के दामाद से, और मीर जाफ़र को गद्दी से हटा दिया गया और मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। लेकिन यह नवाब जो था वह कुछ पहले के आप कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के कुदृष्टि को समझ गया था और राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया। वहाँ यूरोपीय पद्धति पर उसने जो है सेना का गठन किया, तोड़ेदार बंदूक का फैक्ट्री बनाया मुंगेर में और तोप की फैक्ट्री भी खोला। और इससे अंग्रेज़ों का संबंध बिगड़ गया, चूँकि 1763 AD में इसने क्या किया था कि अंतर्देशीय व्यापार पर से चुंगी कर समाप्त कर दिया था। और भी बिहार के जो उप सूबेदार थे राजा राम नारायण को, जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, उसको विस्थापित करके मार डाला था। इस बहुत से कारण थे, इस कारणों से इनका संबंध अंग्रेज़ों से बिगड़ने लगा था। और फिर अंग्रेज़ों ने इनको गद्दी से बाहर कर दिया और फिर से मीर जाफ़र को गद्दी पर 1763 में बैठाया। मीर जाफ़र 1765 तक गद्दी पर रहा और 1765 में उसकी मृत्यु हो गई। और 1764 में इधर बक्सर का युद्ध हुआ और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो वेंसीटाट था। और बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफ़र था। 1765 AD में निजामुद्दौला गद्दी पर बैठा। चूँकि मीर जाफ़र की मृत्यु हो गई, उसका बेटा था। फरवरी 1765 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी उनके साथ समझौता किया और निजामत का अधिकार ले लिया। फिर सेना को बंगाल के नवाब की सेना को भंग कर दिया गया। फिर क्लाइव 1765 में दूसरा बार गवर्नर बनकर आता है और इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरा संधि करता है। बंगाल में द्वैध शासन शुरू होता है। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर आता है बंगाल में। और फिर जो है 1772 में ही बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक उद्दौला था। इसी के साथ बंगाल का जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कैसे मिलाया गया, यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। इसमें लगभग तीन वीडियो बन गया। लेकिन खैर जो भी हो, इसके अलावा कहीं से भी आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से आपको पूछा जाएगा। बंगाल पर आपको और अन्यत्र पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। जॉर्ज कॉर्डिवाल ने जो है ठीक ही कहा था कि जो 1765 से लेकर 1772 AD तक का जो बंगाल का शासन था वो संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं था। इससे भ्रष्ट, झूठी और निकम्मी सरकार कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। आपको KM पनिक्कर ने इसे डाकुओं का काल कहा 1765 से 1772 तक। ये सब कुछ स्टेटमेंट है। नवीन चंद्र राय ने प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में शासक दुख की काली रात बताया। थोड़ा सा ये सब ध्यान रखिएगा। पर्सिवल स्पीयर ने खुली और निरस्तापूर्ण लूट का काल बताया। तो ये सब थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान में रखिएगा, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसी के साथ यह वीडियो आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद।